पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि एसटीपी, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये दोनों ही चीजें जो हैं बॉक्स ए बी सी के बराबर होती हैं। और यहां पे आप एक चीज और ध्यान देंगे कि ये साइक्लिक ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आ रहा होता है। अब एक चीज और थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे क्रॉस और डॉट, इन दोनों की पोजीशंस को देखो, तो यहाँ पे ये जो है इंटरचेंज हो गई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से आप एक चीज और अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो मीनिंगफुल हो। ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था एस ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो अगर ऐसा है, मीनिंगफुल है, तो आप इन दोनों को डॉट और क्रॉस की पोजीशन को जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। और अब यहीं से ही अगर कुछ फिर ऐसा सोचें कि क्या ये भी पॉसिबल होगा, इसमें क्या करें, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिखें। अच्छा, इसको आसानी से लिखने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, इसको बस जरा सा थोड़ी सी देर के लिए इसको थोड़ा सा अल्फा मान लो। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा डॉट सी क्रॉस डी, ऐसा लिखा हुआ है। अब जैसे ही ये लिखा हुआ है तो अब आप यहां से ऊपर देखो कैसे लिख सकते हैं। अब हम बिल्कुल ऐसे ही, तो अल्फा क्रॉस सी डॉट बी, और अब वापस अगर मैं अल्फा रख दूं तो अल्फा क्या था मेरे पास, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी डॉट डी, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। और अब हमने यहां पे क्या किया, देखो ये डॉट और ये क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया यहां पे। ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला क्रॉस यहां आ गया और ये वाला डॉट यहां आ गया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बस मीनिंगफुलनेस पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रूव करना है सी क्रॉस बी, सॉरी, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और फिर सबका डॉट विद ए प्लस बी प्लस सी से, और उसको बता रहा है कि ये आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है आपके पास। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया जाए, इस वाले ब्रैकेट को। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। और बाहर जो है ये ए प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ये जीरो होगा, तो अब ये जीरो होगा और अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या आ रहा होगा हमारे पास, सी क्रॉस ए डॉट ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए डॉट सी। ये तो पहले सी क्रॉस ए का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस सेम चीज अब बी क्रॉस सी डॉट बी प्लस बी क्रॉस सी, ओके, बी क्रॉस सी डॉट ए होना चाहिए पहले वाला, उसके बाद अगले वाले में डॉट बी कर देंगे हम इसको। और यहां लिख लेते हैं फिर बाकी का, प्लस
बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस अब ये इसका इन तीनों के साथ, तो बी क्रॉस ए डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी क्रॉस ए डॉट सी। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था अगर बॉक्स में ये सब एक क्रॉस एक डॉट है, यानी कि ये हमारे पास बॉक्स लिखा हुआ है, और बॉक्स में अगर दो एलिमेंट सेम है तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ए इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 सी इन्वॉल्व है। ऐसे ही आपका ये 0 हो गया, ऐसे ही ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या क्या, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब देखते हैं जी, इसको लिख लिया जाए तो हमारे पास आ गया C क्रॉस A डॉट बी प्लस B क्रॉस C डॉट A एंड B क्रॉस A डॉट C। अब जरा साइकिल बना लो, तो A B C, तो C क्रॉस A डॉट B यानी कि ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ A B C, क्योंकि साइकिल में इनकी वैल्यूज इक्वल थी। ओके, B C A ये भी लिखा हुआ है A B C, और अब ये उल्टा चल दिया B A C, यानी कि ये माइनस ऑफ A B C लिखा हुआ है, और अगर ये माइनस ऑफ लिखा हुआ है तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, तो आपके पास बचा A B C का बॉक्स, और यही आपको प्रूव करना था। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं आपको A B C, और बोल रहा है कि इफ D इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट A डॉट D इज इक्वल टू 0 एंड बॉक्स ऑफ B C D इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन D इक्वल्स, बेसिकली आपको D निकालना है इन गिवन कंडीशंस की हेल्प से। तो अब मान लेते हैं कि भाई कोई D जो वेक्टर है उसको कुछ डिफाइन कर लेते हैं, तो लेट D इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ ऐसा हमने देख लिया। अब इसमें अननोन कितने, 3 है ना, एक्स वाई जेड 3 अननोन है, और इन तीनों अननोन को निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको 3 इक्वेशंस चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी दे रखी है 3 कंडीशंस। पहला कि डी इज अ यूनिट वेक्टर, तो अगर डी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक कंडीशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है ए डॉट डी इक्वल टू 0, तो ए डॉट डी इक्वल टू 0, तो ए डॉट डी निकाल लिया जाए, तो ए डॉट डी हमारे पास क्या आएगा, ए है हमारा आई माइनस जे, तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और के कंपोनेंट 0 हो गया इसमें, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, या हम ये कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई आ गई, ये कंडीशन नंबर 2 आ गई। और थर्ड कंडीशन क्या है, बॉक्स ऑफ बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू 0। तो बॉक्स ऑफ बी सी डी मैंने आपको बताया था कि हम इसको
डिटरमिन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बी है हमारा जे माइनस के, यानी कि 0 1 -1, और सी है हमारा के माइनस आई। तो ये है के माइनस आई, यानी कि -1 0 1, और डी तो हमने ले आई है एक्स वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने चलता हूं तो यहां से सीधे सीधे सॉल्व कर लिया जाए तो 1 इंटू 0 -y, और ये एक्चुअली -1 होना चाहिए क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 दे ही रहा है, और -1 भाई एक गलती हो गई यहाँ पे, इसको जरा चेंज कर लो। तो ये इस 1 के साथ तो -1 इंटू जेड होगा, तो -z और -x ये आएगा हमारे पास, और -1 इंटू ये हो गया -y, और ये हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि z प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके जी, अब सिचुएशन क्या है, ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। यहां से x इज इक्वल टू वाई अगर मैं इसमें रख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू -2x। अच्छा, अब यहीं से हमें अंदाज आ नहीं गया कि भाई हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर, वाई भी एक्स है तो वो भी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू +-1/√6। तो अगर x ये हो गया तो y हमें पता ही चल गया, ये भी +-1/√6 हो गया, और z इज इक्वल टू हो गया +-2/6। तो अब यहां से आप सीधा सीधा ऑप्शंस पे पहुंच जाइए, और ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, √6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और देखो आई जे के यहाँ पे x और इनके कोफिशिएंट जो है सेम है, और ये 2 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपके पास। तो अब आपके पास 3 वेक्टर्स है ए बी सी, और आपको एक इन तीनों से बनने वाले टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि भाई वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज द 1/6 ऑफ द बॉक्स, राइट? ऐसा हमने किया था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ ए बी सी। बस अब तो बिल्कुल आसान है, ए बी सी निकालना तो आपको पता ही है। तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे हम। 2 -1 -1 1 -1 2 1 0 -1। तो इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2/3 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। अब बात यह है कि कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। अच्छा, 3 पॉइंट्स तो कोप्लेनर होते हैं, क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट से आप पॉइंट माइनस पॉइंट करके आप 2 वेक्टर बना सकते हो, और 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन पे लाई कर जाएंगे, है ना? अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट से चलो एक फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इस चीज को। ये मैंने आपके 4 पॉइंट्स बना दिए, और चारों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो ए बी सी डी हैं। तो हम देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी एक वेक्टर बना सकते हैं, a माइनस सी एक वेक्टर बना सकते हैं, और a माइनस डी एक वेक्टर बना सकते हैं। अब ये 3 वेक्टर हो गए। अब तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन पे लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो है बॉक्स जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो बस काम खत्म, ये चीज आपकी 0 हो जानी चाहिए। 0 हो जाने का मतलब आप इसके डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तो आप हम इतने क्वेश्चंस में देख ही चुके हैं। तो बस ये फंडा है आपका कि अगर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर, तो आप क्या करें कि
इसी तरीके से 3 वेक्टर्स बना दें और उनका बॉक्स जो है उसको 0 कर दें आप। अच्छा, अब बात करेंगे स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि किसी एरिया का किसी पैरेललोग्राम का एरिया का अगर स्क्वायर करना चाहें तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, वो होता है ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, और अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, ये मैं आपको आंसर लिख रहा हूं तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो क्या करना क्या है, पहला वेक्टर है ए, तो पहले वेक्टर ए लिखा, उसका डॉट खुद के साथ लिखा, और फिर उसके बाद पहला वेक्टर ए और उसका डॉट दूसरे वेक्टर के साथ, फिर अब उसके बाद अब दूसरा वेक्टर आप लिख लो, दूसरा वेक्टर बी है, उसका डॉट ए के साथ और फिर उसका डॉट खुद के साथ। ठीक, तो ऐसे ये आपका एक्सप्रेशन होगा और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि यार एक्चुअली में सही में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो थोड़ा सा देखो क्या होगा, जरा इसको आरएचएस को देखो। ठीक है, आरएचएस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ए का क्या मतलब, ए डॉट ए का मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये तो हमें बहुत पहले से पता है ना, तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, मैं क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है हमारी, और इनटू बी डॉट बी। अच्छा, बी डॉट बी भी हमारा क्या होता है, ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले इसको दोबारा से प्रॉपरली लिख लें, तो ए डॉट ए हमारा हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ऐसे बी डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और ये होता है मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है, तो अब क्रॉस कर देते हैं, डिटर्मिनेंट है 2/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, यहां से भी आ रहा होगा आपके पास, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो यहां से बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता है ये क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका ए क्रॉस बी और उसका होल स्क्वायर। आ गया आपके पास LHS। तो देखो एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, प्रूफ तो जनरली आपसे कोई पूछेगा नहीं, है ना, तो आपको क्या करना है, आप दोबारा से समझ लो, अगर a क्रॉस b का होल स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहला वेक्टर a है तो वो लिखा, उसका खुद ही के साथ डॉट, और फिर उसके बाद उसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट, फिर दोबारा से दूसरा वेक्टर लिखा सेकंड रो में, और फिर उसका पहले वेक्टर के साथ डॉट, और फिर उसके बाद दूसरे वेक्टर के साथ डॉट। तो ये आपका इस वे में आपको ये याद होना चाहिए। ये तो हमने देखा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। अगर मान लीजिए मैं अब आपसे कहूं भाई, अब आपके पास है ए बी सी इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अच्छा ये वॉल्यूम क्या आ गया है ना, ये तो वॉल्यूम होता है आपको पैरेललोपाइप उसका स्क्वायर, तो वहां पे पिछले वाले केस में हमने क्या दिया, एरिया का स्क्वायर, यहाँ पे क्या वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अच्छा, आपको एबीसी पता है डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट बॉक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, तो उसका स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर वाला लिखा था, पहला वेक्टर उसका खुद के साथ डॉट, फिर पहला वेक्टर दूसरे वाले के साथ, फिर पहला वेक्टर तीसरे वाले के साथ डॉट, फिर ऐसे ही दूसरा वेक्टर लिख लिया, उसके पहले के साथ डॉट, फिर खुद के साथ डॉट, एंड फिर तीसरे वाले के साथ डॉट। अब हम तीसरा वेक्टर लिखेंगे, पहले वाले के साथ डॉट, दूसरे वाले के साथ डॉट, और फिर खुद के साथ डॉट। ये आपका एक्सप्रेशन होगा
आपकी डिटर्मिनेंट का। तो ये जरा सा ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको दूसरा 2 के साथ केस में दिखा दिया, तीसरा भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो ए को A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप ऐसे करके 3 वेक्टर्स आप लिख लेना ABC। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करके देख लेना भाई। अच्छा, यहीं से ही एक नोट और डाल लो अपने पास। यहां से हम एक चीज और बोल सकते हैं कि वॉल्यूम या ABC बॉक्स is less than equal to root of A1 square plus A2 square plus A3 square into root of B1 square plus B2 square plus B3 square into root of C1 square plus C2 square plus C3 square। अब ये क्वेश्चन है, the edges of parallelopiped are of unit length and are parallel to non-coplanar unit vectors A cap, B cap, C cap such that A cap dot B cap is equal to B cap dot C cap is equal to C cap dot A cap is equal to half. Then the volume of the parallelopiped is। अब देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है वो ABC है, ठीक है। और वहां से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप ये जो चीज दे रखी है, इसका कैसे यूज करेंगे। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, तो वॉल्यूम स्क्वायर के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था। अगर ए कैप ABC होल स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, A डॉट B A डॉट C। अभी मैंने आपको फॉर्मूला याद करने को बोला था, है ना। फिर दूसरा वेक्टर लिखा, फिर उसका तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, और अब तीसरा वेक्टर उसका फिर तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है ABC, लेकिन यहाँ पे हमारे पास A कैप B कैप C कैप है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात ये है कि यूनिट वेक्टर्स हैं तो A डॉट A यानी कि A कैप डॉट A कैप ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली B कैप डॉट B कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड C कैप डॉट C कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ऊपर वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A कैप B कैप C कैप होल स्क्वायर, इसका यानी कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 है। A कैप डॉट B कैप आपको हाफ दे रखा है, ये भी हाफ दे रखा है। अच्छा, क्योंकि A कैप डॉट C कैप इज इक्वल टू C कैप डॉट A कैप, तो ये तो आपको पता ही है। तो इनकी वैल्यूज अब आप बड़े आराम से बड़ी तेजी से लिख पाएंगे। तो हाफ 1 हाफ, यहाँ पे हाफ हाफ 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है जी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, सीधे सीधे रो 1 से कर देते हैं। 1 तो 1 माइनस 1/4 माइनस हाफ, हाफ माइनस 1/4 प्लस हाफ 1/4 माइनस 1/2, ये सिचुएशन आ गई हमारी। तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, और ये हो गया 1/4, ये हो गया माइनस 1/8, और यहां से फिर से आपको मिल जाएगा माइनस 1/8, तो 6, ये हो गया आपके पास 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। लेकिन ये तो स्क्वायर है ना, तो A कैप B कैप C कैप स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब
ए कैप बी कैप सी कैप हमारा हो गया 1/√2। ये हमारा आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, और दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपसे जेई 2008 में पूछा गया था भाई। देखो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत तेजी से कर, मुझे तो इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना, लेकिन आप तो बहुत तेजी से कर सकते हैं इसको जब आपको ये चीजें याद होंगी तो। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एजेस ABC इज 7। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एजेस A+B, B+C एंड C+A। तो बेसिकली आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमने देखा था कि 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC होता है, और ABC क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है, और ये हमको दे रखा है 7। इसका मतलब ये हो गया कि बॉक्स ऑफ ABC ये हो गया 42। अब अगर बॉक्स ऑफ ABC यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड गिवन बाय ABC इज 42, अब हमें निकालना है वॉल्यूम गिवन बाय दिस पैरेललोपाइड जिसके की कोटर्मिनस एजेस जो हैं ये है हमें टू फाइंड। तो अब हमारा जो पैरेललोपाइड है उसका जो कोटर्मिनस एजेस है वो ये है। ठीक, अब अगर ये है इसकी कोटर्मिनस एजेस तो इसका वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, अगर पिछले लेक्चर में आपको याद हो तो मैंने इसकी वैल्यू बताई थी आपको और बोला भी था कि इसको याद रखना, तो इसका जो आंसर आता था वो होता है ट्वाइस ऑफ ABC। तो अगर ये ट्वाइस ऑफ ABC है तो इसका मतलब क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 42, यानी कि 84 आपका आंसर आ गया। देखो अगर कुछ रिजल्ट्स याद हैं तो कितनी स्पीड से एक्चुअली ये क्वेश्चन ये है वो है कि जिसमें कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो। अब जरा एक नोट लिखो, S1, S2, S3, S4 be area of 4 triangular faces of tetrahedron of volume V. If R is the radius of the sphere, then V is equal to 1/3 S1 plus S2 plus S3 plus S4 into R. इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके 4 फेसेस हैं, उनका एरियाज क्या है S1, S2, S3, S4, और अगर उसके अंदर एक स्फीयर रख दिया जाए और स्फीयर कैसा हो, वो स्फीयर ऐसा होगा कि जो हर एक साइड को टच कर रहा होगा, यानी कि हर साइड उसकी एक टैंजेंट बन के आ रही होगी, है ना, स्फीयर की। तो उस केस में जो वॉल्यूम आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एंड मल्टीप्लाइड बाई R। ऐसा, अब ऐसा कैसे हो रहा है, अब आप सोचो कि जब आप स्फीयर उसके अंदर रखा हुआ होगा तो स्फीयर के अगर सेंटर से मैं सबसे पहले अगर फेस के ऊपर वो डालूं, मगर मैं डालूं अगर परपेंडिकुलर तो वो तो रेडियस हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद वहां से उस सेंटर से अगर मैं एजेस को जोड़ दूं उस ट्रायंगल की, भाई हर फेस जो है एक ट्रायंगल है, उस सेंटर से अगर मैं उसके हर एजेस को जोड़ दूं तो एक्चुअली में हर उसमें एक टेट्राहेड्रॉन खुद बन जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए ऐसे देखो, आपको 2D में याद होगा, क्लास 10th में भी हम एक क्वेश्चन करते थे कि अगर हमारे पास एक लेट्स से अगर एक सर्कल होता था और बेसिकली इन सर्कल, तो अब याद करो क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन करते थे हम, है ना। तो यहाँ पे अगर इन सर्कल है एक ट्रायंगल के अंदर तो हम क्या करते थे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला सर्कल के सेंटर से, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इस तरीके से कर देते थे।
और उसके बाद अगर हम इसकी साइड्स को ज्वाइन करते थे तो देखो क्या होता था, ये पूरा ट्राइंगल जो है तीन अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता था। ये है ना, अब ये देखो आप ग्रीन से आपको दिख जाएंगे 3 ट्राइंगल। ठीक, ये 3 ट्राइंगल्स आपको दिख गए। एक तो ये रहा, और लेट्स से एक ये रहा ब्लू वाला, हाँ, और एक तीसरा जिसमें मैंने कोई कलर नहीं किया। तो 3 ट्राइंगल बन रहे थे, और इन तीनों के ट्राइंगल का सम जो था वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के सम के बराबर आता है। दिख ही रहा है, उसके पार्ट है। तो बिल्कुल अब इसको 3D में इमेजिन करो कि यहाँ पे एक्चुअली में एक टेट्राहेड्रॉन की एक साइड है और वहां पे एक स्फीयर रखा हुआ है। तो वो क्या होगा, एक टेट्राहेड्रॉन खुद बन के आ रहा होगा। तो अब क्योंकि उसमें 4 फेसेस होते हैं, तो चारों के 4 फेसेस में एक एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। तो और इसीलिए आपको ये अगर आप सोचो कि 1/3 इंटू S1 × R, ये एक टेट्राहेड्रॉन का होगा, ऐसे ये बाकी चारों का हो जाएगा। और बाकी के चारों फेसेस में जो टेट्राहेड्रॉन बन रहे होंगे उनका एरिया, उसका वॉल्यूम भी मिल रहा होगा आपको। और इसीलिए उन सबको ऐड कर दूं तो ये जो बाहर का जो टेट्राहेड्रॉन है उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये लॉजिक वहां से आप आराम से सोच सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखो। Position vectors of 4 angular points of tetrahedron are 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, and 6, 0, 0 respectively. A point inside tetrahedron is at a distance of r from 4 plane faces of tetrahedron. Find r given that the volume of the tetrahedron is 8 cubic units. तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है ना। तभी ये कह रहा है कि पॉइंट आर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो है आर फ्रॉम 4 प्लेसेस, यानी कि उसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है टेट्राहेड्रॉन के, और उसका जो सेंटर है वो उसकी जो इन रेडियस है वो आर है। ठीक है ना, उसके सेंटर से हर वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो आर है। ऐसा आपको इनफैक्ट वर्टेक्स नहीं, हर फेस की जो जहां पे वो टच कर रहा है वो डिस्टेंस जो है बेसिकली इन इन रेडियस जो है वो आर है। ठीक, तो अब आपको सोचना है कि भाई आपको आर कैसे निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले ना एक काम करो, ये पॉइंट्स देखो भाई, ये पॉइंट्स देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये पॉइंट्स देखो तीनों, 0, 0, 0, ठीक है। एक है आपके पास 0, 0, 2, एक 0, 4, 0 और 6, 0, 0। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? आप अपने कमरे को इमेजिन करिए। अगर आपका कमरा है रेक्टेंगुलर, ठीक, तो आपके कमरे की एक दीवार को के कोने को देखना शुरू करो, तो वहां से आपको दिख रहा होगा कि अच्छा ये तो एक्स वाई जेड एक्सेस लिखे हुए हैं एक तरीके से, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्स एक्सेस दिखा रहा है, ये हमारा वाई दिखा रहा है, और ये हमारा जेड दिखा रहा है, और ये ओरिजिन दिखा रहा है। यानी कि आप अपने रूम के को जो है ये बना लो कि भाई ये उस वो जो कॉर्नर है, कोई भी फर्श का एक कॉर्नर देख लो, बस उस कॉर्नर को ध्यान को रखो कि ये 0, 0 है, और वहां से एक एक्स एक्स, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस, तो वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको एक्स और वाई एक्सेस दिख रहे हैं तो उस प्लेन वहां पे एक ट्राइंगल भी बन रहा होगा। मतलब आप डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना, अपने रूम के जो फर्श है उसके डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो एक्स वाई एक्सेस से एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। उस ट्राइंगल क्या आप एरिया निकाल सकते हैं, बेस का एरिया, है ना। तो अगर आप ऐसे सोचो कि हमारा जो है एक्स एक्स एक्सेस है ये वाला 6, 0, 0,
और y जो है हमारा 040 है और z जो है 002 है। अभी हमें फोर्थ का नहीं पता, ठीक है। अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं तो चलो इसका एक फिगर भी बनाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका फिगर है, अब टेट्राहेड्रॉन है। अब इसमें जरा कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। तो ये तो लेट्स से ये 0 0। अब आप देखो, इससे आप बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अगर रूम को, कॉर्नर को देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, अच्छा ओके ये मेरा रूम है। और लेट्स से ये हो गया आपका 6 0 0, ये हो गया आपका 0 4 0, एंड लेट्स से ये आपका हो गया 0 0 2। ठीक, तो ये है। अब आपको 3 फेसेस के तो मिल जाएंगे। चौथे फेसेस यानी कि ये वाला जो फेस है ना, जिसके की ये कोऑर्डिनेट्स तीनों है, इसका के लिए आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। देखो एक्स और वाई वाला जो एरिया है, देखो ये और ये, इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पे अगर एक बन रहा होगा एक फेस, उसका एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो अब देखो, ये आपको एक्चुअली में यहां पे ना ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप इससे देखो, इससे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। आप ये सोचते चलो कि ये आपका रूम का एक्स और वाई एक्सेस है, ठीक है, जिसमें ये 4 लेंथ हो गई और ये 6 लेंथ हो गई। तो इसका बेस का एरिया हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, 1/3 S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इंटू आर, ये हमने देखा था। अच्छा, वॉल्यूम हमको ऑलरेडी पता है कि 8 है इसका। तो अब जरा देखो, अब हमारे 3 सरफेसेस के एरियाज तो हम बड़ी तेजी से निकाल पाएंगे। कैसे भाई, देखो एक तो आपका जैसे एक्स और वाई एक्सेस है, और एक्स और जेड एक्सेस है, और वाई और जेड एक्सेस है, इसका तो बड़े आराम से निकल आएगा। बस हमें दिक्कत कहां पे आएगी, जो थर्ड है ना ये वाला, जिसके की वर्टेक्स ये तीनों होंगे, उसमें हमें दिक्कत आ रही होगी। तो हम बाकी के तो हम लिख ही सकते हैं 1/3, और इसका एरिया S1 अगर एक फेस का एक्स और वाई वाले का लिखें तो एक्स और वाई वाले के केस में आएगा 1/3 और 4 × 6, एक तो ये आ गया, प्लस हाफ। और अगर मैं, ये हमारा x है, ये y है और ये z है, तो y z का लिखूंगा तो 1/2 4 × 2 हो जाएगा, प्लस हाफ। x और z का लिखूंगा तो 1/2 6 × 2 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब S4 निकालना बाकी है, और बाहर ये r लिखा है, टोटल है 8। ये वॉल्यूम हमको गिवन है, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब थर्ड का, जिसमें कि ये इसके वर्टेक्स जो हैं ये तीनों ही बन के आ रहे हैं, वहां पे उसका एरिया क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर मिले हुए हैं, तो पोजीशन वेक्टर में पॉइंट माइनस पॉइंट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अलग से S4 का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे आ जाते हैं, S4 का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट माइनस पॉइंट करके 2 वेक्टर लिख लेता हूं, और वो क्या होगा बेसिकली हाफ इंटू, अगर मैं उसको एक वेक्टर को A क्रॉस B ऐसे निकालना है मुझे, सॉरी ये हाफ होगा, मैंने 4 लिख दिया। तो हाफ इंटू A वेक्टर को मैं क्या लिखूं, 6। यहां से मान लीजिए मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या आ रहा होगा मेरे पास, मॉड ऑफ 6 0 -2। और अगर मैं इसमें से और इसको माइनस करूं तो एक वेक्टर मुझे यहां से मिल रहा होगा, तो वो क्या आ रहा होगा, 6 -4 एंड 0, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई किया और एक्स माइनस जेड किया, ठीक है। तो ये मिला मुझे कहां से, एक्स माइनस वाई से, और ये मिला मुझे एक्स माइनस, सॉरी ये x माइनस जेड से मिला है, और ये x माइनस वाई से मिला है, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, तो 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा i j के 6 0 -2 6 -4 0,
इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, चलिए जी ये साइड में चल रहा है अभी, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप देख लेना आपके पास ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, और उसका मॉड्यूलस निकालना होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हाफ इंटू 7। ओके हाँ, अब हमने एक काम और कर सकते थे ना, एक काम करते हैं वापस निकाल लेते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा सा आपको चेंज हो रहा है, मैंने एक मिस कर दिया एक स्टेप इसमें, तो चलो इसको दोबारा निकाल लेते हैं प्रॉपरली। तो हाफ, तो ये आ रहा होगा हमारे पास आई कैप इंटू 0 प्लस 8 एंड माइनस जे कैप, तो 0 प्लस 12 और प्लस के कैप, ये आ जाएगा -24 -0, ये आ गया, यानी कि हाफ ऑफ 8 आई कैप -12 जे कैप -24 के कैप। 8 बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 नहीं 4 निकालना पड़ेगा मुझे, 4 बाहर निकाल लिया तो ये हो गया मेरे पास 2i कैप -3j कैप -6k कैप, ये आ गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, और इसका रूट मैं निकाल लूँ, इसका मॉड्यूलस तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे निकाल लेता हूँ सीधे सीधे, है ना, तो 4 9 एंड 36 49 और रूट आ जाएगा 7, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14 आ गया। तो मेरे पास S4 जो है उसका एरिया आ गया मेरे पास 14, यहां पे वैल्यू रख देते हैं जी। तो यहां से कितना आ गया 1/2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 2 और प्लस S4 हम ऑलरेडी निकाल चुके 14 इंटू R एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6 प्लस 14 इंटू R इज इक्वल टू 8। तो 22 प्लस 14 36, 1/3 इंटू 36 इंटू R इज इक्वल टू 8, 12 हो गया, तो R इज इक्वल टू हो गया 8/12 या 2/3, तो ये आपका आंसर आ गया R का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, विजुअलाइजेशन, अगर आप विजुअलाइज कर पाएगी क्या हो रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था अपने रूम को इमेजिन करना इस क्वेश्चन के लिए, तो एक्स वाई जेड तो वहीं से आपको दिख जाएंगे, और राइट एंगल्ड हैं तो इसीलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हमने जो एरियाज ये निकाले वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाले। ठीक है जी। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, थ्री कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड आर वेक्टर्स a b and c, ये दे रखे हैं आपको, और a and b are base vectors, find the height of this parallelopiped। तो आप अगर आपको याद हो तो जब हमने पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकाला था तो हमने कैसे किया था, थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं हम।
तो अब जरा फिगर याद करो, जब हम वॉल्यूम निकाल रहे थे तो हमने कैसे किया था, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया था जहां पे वेक्टर ए और बी और ये सी है, ठीक है। तो ये हमें वेक्टर ए बी सी मिले हुए हैं, और उसके बाद हमने जब वॉल्यूम निकाला था तो हमने कहा था कि भाई ए क्रॉस बी तो हमारा बेस का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि भाई इसकी हाइट भी चाहिए था ना, तो हमें तो ये बेस का एरिया, सॉरी बेस का एरिया हमारे पास ये निकल के आया था। और उसके बाद हमने हाइट निकाली थी, क्योंकि ए क्रॉस बी से जो हमें वेक्टर मिला था वो इनके परपेंडिकुलर मिला था। तो हमने किया था यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एन वेक्टर मिल रहा था हमको, ठीक है। तो ये हमारे को वेक्टर मिला था, और यहां से हमने, और ये एंगल होता था थीटा, ये था फाई। और यहाँ पे हमने देखा था कि भाई इसकी जो हाइट थी इस पैरेललोग्राम पैरेललोपाइड की वो थी सी कॉस फाई, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद होगा। तो अब हमारा जो वॉल्यूम था, तो हाइट जो हमने निकाली थी वो सी कॉस फाई थी। वैसे भी आप यहां से फिगर से देख ही सकते हैं, अगर ये आपका सी है तो ये आपका सी कॉस फाई है, ये आपकी हाइट है, ठीक। तो यहां से तो हाइट जो है हमारी वो है सी कॉस फाई, वेक्टर सी इंटू कॉस फाई। और ये इसका मॉड कर लेते हैं हम। तो अब देखो हुआ क्या है कि अच्छा, अब ये कॉस फाई क्या है, कॉस फाई था, कॉस फाई जो था वो एंगल था ए क्रॉस बी, है ना। ये जो हमें मिल रहा था ये ए क्रॉस बी मिल रहा था, है ना। तो ए क्रॉस बी यहां से मिला था, ए क्रॉस बी और डॉट सी वहां से, और सी के बीच का जो एंगल था, तो कॉस फाई क्या था हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट, सॉरी ये डॉट सी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 10। ये हम कॉस फाई निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कॉस फाई, दोबारा से समझ लो, एंगल किसके बीच में, ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कॉस फाई था। तो और हाइट हमारी है सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस फाई। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम निकालें तो अब कॉस फाई रख देते हैं इसमें, हाइट जो हमें निकालनी है एक्चुअली वो क्या हो गई, फिर हाइट इज इक्वल टू कॉस फाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट सी ओवर, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया हाइट जो अब हमारी निकलेगी वो निकलेगी ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी डॉट सी ओवर आप हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब ए और बी हमको पता है, तो ए क्रॉस बी निकालना तो बहुत आसान हो गया। चलिए जी, फिर ए क्रॉस बी निकाल लिया जाए। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई जे के, और ए और बी हमें पता है 1 1 1, और बी है 2 4 -1, 2 4 -1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, ये आ गया -5i +3k कैप एंड +2j कैप। तो ये हमारे पास आ गया। तो बस अब हमें क्या निकालना, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए क्रॉस बी हमें मिल ही गया, तो क्या हो गया -5 3 2, ये हमने रख दिया। और डॉट सी क्या है हमारे पास, 113 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया -5 स्क्वायर्ड +3 स्क्वायर्ड +2 स्क्वायर्ड। तो ये हो गया -5
प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि 38 हो गया नीचे, और ये हो गया आपका 4 ओवर रूट 38। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कर पाएंगे अगर आपने बेसिक्स जो है क्लियर करे हो तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।